तो डियर स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो नया जो अध्याय जो पढ़ने जा रहे हैं, वो आता है पर्यावरणीय प्रदूषण। बिल्कुल इजी भी है और आपको पता भी है और एक मुख्य मुद्दा भी है। चाहे विश्व स्तर की बात करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें और पर्यावरण स्तर की बात करें, तो एक विशेष समस्या भी है पर्यावरण प्रदूषण। तो सबसे पहले तो पर्यावरण प्रदूषण को जानने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए पर्यावरण क्या होता है। जो पर्यावरण का अर्थ क्या है कि जो अपने चारों ओर, जीवों के चारों ओर जो आवरण है, वातावरण है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। समझ गए। और दूषित होने का मतलब क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार के दूषित पदार्थों का सामंजस्य हो जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ये बन चुका है और ये गंभीर समस्या भी होती जा रही है कि इससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं और विभिन्न संसाधन बढ़ते जा रहे हैं। उनसे क्या होता है, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनका निदान नहीं हो रहा है, उनका रोकने का तरीका, जितने संसाधन बढ़ रहे हैं उनसे प्रदूषण हो रहा है, तो जो लोग हैं जो उनको बना रहे हैं, लेकिन उनसे होने वाले प्रदूषण की तरफ मुख्य ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनका निस्तारण किस प्रकार से हो। तो ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण की विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की परिभाषा इसमें दी है ना। तो देखो, हानिकारक अनावश्यक तत्वों का वातावरण में उपस्थित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पहली जो परिभाषा आती है वो क्या आती है, हानिकारक जो अपने लिए अनावश्यक तत्व उनका जो सामंजस्य हो जाता है वातावरण के अंदर, उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। दूसरा, जल, वायु तथा भूमि में होने वाले अनावश्यक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। मतलब जो उनकी जो स्ट्रक्चर है, जल है, वायु है, भूमि है, जो उनकी भौतिक जो संरचना है, यदि उसके अंदर अनावश्यक तत्व मिल जाते हैं जो उनकी भौतिक और जैविक रचना को परिवर्तित कर देते हैं, उसको पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो ने एक इसकी परिभाषा दी है कि वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक जैविक गुणों में अवांछनीय में अनडिजायरेबल, जिनकी जरूरत नहीं होती है, जो अच्छे नहीं होते हैं, परिवर्तन जिसमें मनुष्य अन्य जीवों को हानिकारक या हानि पहुंचती है, उसे प्रदूषण कहलाते हैं। अब बात आती है प्रदूषक क्या होते हैं। प्रदूषक वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। और प्रदूषक निम्न 4 प्रकार के होते हैं। अविघटनीय और दीर्घ स्थायी प्रदूषक। अविघटनीय मतलब नॉन डिग्रेडेबल और परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, मतलब क्या होते हैं, जिनका विघटन नहीं होता है, मतलब जैसे कि तैसे ही वो क्या है वातावरण में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, नीट में याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव आते हैं, इनमें से कौन सा अविघटनीय है, कौन सा जैव विघटनीय प्रदूषण है ना। तो कई बार नीट के अंदर इसमें पूछ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन सीधा बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा अविघटनीय प्रदूषक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कई बार। तो मतलब अविघटनीय या दीर्घ स्थायी मतलब जो लंबे समय तक जिनका विघटन नहीं होता है और पर्यावरण में जय कहता है वैसे ही पड़े रहते हैं, वे प्रदूषक क्या कहलाते हैं, अविघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये सबसे अधिक क्षतिकारक होते हैं, जिनमें से कौन सा है, DDT क्या होता है आपको पता ही है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लिख लेना चाहे तो, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन ना, DDT। जो DDT कहाँ यूज करते हैं आपको पता ही है। DDT जो अपने खेतों में आजकल यूज करते हैं ना, जो पेस्टिसाइड, कीटों को मारने के लिए जो बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जो किसान भाई है वो तो इतने शिक्षित नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिक इनको बना रहे हैं, जो इनको परमिशन दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितना इसका विघटन, किस प्रकार से इसका विघटन हो, वो भी इसमें मुख्य मुद्दा होना चाहिए। लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे। इसका DDT का भरपूर उपयोग करें, जो फसल में, सब्जियों में ये कभी विघटित होता नहीं है और इनमें से अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पर उत्पन्न करता है। इसके बाद आता है 2,4-D। 2,4-D क्या होता है, 2,4-D होता है 2,4-डाईक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड ना, 2,4-D इसके संक्षिप्त में बोलते हैं इसको 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाईक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। ये भी एक ही अविघटनीय प्रदूषक है। इसके बाद आता है BHC। BHC की फुल फॉर्म क्या होती है,
बेंजील हेक्सा क्लोराइड, है ना। और प्लास्टिक आप जानते हो, नाभ की अपशिष्ट, पारा और आर्सेनिक के यौगिक जो ये होते हैं सारे के सारे ये अविघटनीय। आपको याद रखना है कि अविघटनीय कौन कौन से हैं। इसके बाद जो आता है जैव विघटनीय और अस्थायी प्रदूषक। जैव विघटनीय और अस्थायी प्रदूषक वो होते हैं जिनका विघटन हो जाता है, और अस्थायी होते हैं थोड़े समय के बाद ये खत्म हो जाते हैं अपने आप ही, है ना। बायोडिग्रेडेबल मतलब जीव, सूक्ष्म जीव जैविक क्रियाओं के द्वारा विघटित हो जाते हैं, है ना। और अन्य स्रोतों में विलीन हो जाते हैं, जैसे पौधों जंतुओं के अवशेष होते हैं। जैसे मान लो कोई पौधा मर गया तो वो क्या थोड़े दिनों बाद क्या होता है, सड़ करके मिट्टी में मिल जाता है। जंतु कोई मर गया तो थोड़े दिन बाद सड़ करके मिट्टी में मिल जाता है, मतलब वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब क्या होते हैं लंबे समय तक नहीं रहते। फिर आता है तीसरा आता है प्राथमिक प्रदूषक। कौन से हैं? पर्यावरण जैसे वायु, जल, मृदा में सीधे छोड़ देने वाले जो अपशिष्ट है, जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये प्राथमिक प्रदूषक है। क्या है ये? प्राथमिक प्रदूषक मतलब जो वातावरण में सीधे ही छोड़े जाते हैं, वातावरण में सीधे ही रूप से छोड़े जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्या होते हैं, है ना। तो पोल्यूटेंट 4 प्रकार के अपन ने पढ़े। पहला अविघटनीय था, दूसरा विघटनीय था, तीसरा प्राथमिक प्रदूषक था, और चौथा अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। वायुमंडल में उपस्थित दो प्राथमिक प्रदूषक, मतलब दो प्राथमिक प्रदूषक है अथवा एक ही प्रदूषक की परस्पर अभिक्रिया से जो उत्पन्न होते हैं उनको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। मतलब या तो प्राथमिक प्रदूषक दो प्राथमिक प्रदूषक मिलके बना लेते हैं, कोई नया संयोग करके कोई नया ऐसा प्रदूषक बना लेते हैं, उसको द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं ना। जैसे PN परोक्सी एस्टल नाइट्रेट, PBN परोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट, ओजोन जो गैस है, इस प्रकार के जो है ये सारे द्वितीयक प्रदूषक है। इसके बाद आता है प्रदूषक के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, टाइप ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है? तो पोल्यूशन को पर्यावरण घटकों के आधार पर अपन बात करें तो वायु प्रदूषण हो सकता है ना। जल प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। तो सबसे पहले अपन जो बात करने जा रहे हैं बिल्कुल इजी है आज, ठीक है। पहले आज आप वायु प्रदूषण की बात करेंगे, ये तो आप अच्छे से करो, इसमें से क्वेश्चन कई बनते हैं तो आप पे ध्यान दीजिए। इसमें एयर पोल्यूशन, जो हानिकारक पदार्थ और कारक वायु को प्रदूषित करते हैं, जिसे प्राणियों, पौधों, मनुष्य को हानिकारक पड़ता है, मतलब वायु जब प्रदूषण हो जाती है तो उसको वायु प्रदूषण बोलेंगे। यह प्रदूषण सामान्य वातावरण विषैले गैसों से होता है। वायु प्रदूषण तो वायु विषैले गैस से मिलेगी तभी वायु प्रदूषण होगा। तो वायु प्रदूषण के जो स्रोत है, ये सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण किन किन स्रोतों से होता है तो उनके बारे बात करेंगे। सबसे बड़ा जो वायु प्रदूषण का जो मुख्य मुद्दा है, जो वायु प्रदूषण सबसे बड़ा जो है मोटर वाहनों द्वारा। आपको पता है जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ज़्यादा मोटर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मोटर वाहनों की संख्या बढ़ती है तो आप पता है मोटर वाहन ऐसे तो चलते नहीं है, ये किसी ईंधन से चलते हैं। जब ईंधन जब जलता है तो उसे धुआं निकलता है। धुआं कहाँ पे मिल जाता है? वातावरण में मिल जाता है, और वातावरण मिल के क्या करते हैं? प्रदूषण करता है ना। तो इसमें क्या होता है, डीजल, जैसे इसमें एक हमेशा याद रखना, इसमें एक सीरीज होती है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है और CNG गैस है, तो इन प्रदूषण की जो मात्रा होती है वो डीजल में ज़्यादा होती है, उसके बाद पेट्रोल में उससे कम होती है, और CNG गैस होती है उसमें पोल्यूटेंट की मात्रा कम होती है। तो डीजल जो है कम वाष्पशील होता है, इससे एग्जॉस्ट जो काले धुएं के रूप में जो निकलता है वो ज़्यादा निकलते हैं। कार्बन के कण होते हैं जो 1 माइक्रोन आकार के होते हैं, है ना। और धुआं, गंध, चिड़चिड़ापन और ये सब उत्पन्न करता है ना। इससे क्या होता है, जो डीजल पेट्रोल की तुलना में डीजल ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल क्यों करता है? कम वाष्पशील, इससे जो कण निकलते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, और ये वातावरण में परसिस्ट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और ये इसके साथ ही धुएं के अंदर डीजल निकलने वाले धुएं में से मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन हाइड्रोकार्बन्स है, नाइट्रोजन है, गंधक है, विभिन्न यौगिक होते हैं, ये वायु को प्रदूषित करते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है, जो पोल्यूटेंट आता है, एक कारक है, स्रोत है वायु प्रदूषण का, वो है ईंधन के जलाने से, फ्यूल कम्बशन। ईंधन अपने घरों में जलाते हैं, कल कारखाने होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है। उससे जो धुआं निकलता है वो वातावरण मिल जाता है। उसमें घातक गैसें होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आदि गैसें निकलती है जो वायु में निकल हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव डालती है। तेल शोधक कारखाने होते हैं, जो रिफाइनरीज है, जो तेल को शुद्ध करने में, ताप बिजली घरों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन में निरंतर धुआं निकलता है। इस धुएं में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S गैस आदि गैसें होती है जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। अन्य कारखाने जो रसायन पर आधारित है, उनमें से निकलने वाले वाष्प जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्लोरीन
है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तांबा है, सीसा, आर्सेनिक, मतलब इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ये धातुएं हैं, जिंक आदि घातक तत्व होते हैं जो मनुष्य के बल्कि प्राणियों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अभी आपको पता ही होगा, हाल ही के अंदर अभी थोड़ी सुर्खियों में चल रहा है कि जो आंध्र प्रदेश है उसके विशाखापट्टनम शहर के अंदर अभी एक जो एलजी नाम के केमिकल प्लांट्स था उसके अंदर से विषाक्त गैस रिलीज होगी, उससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं। तो इसका आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो गैसें होती है कितनी खतरनाक होती है और वायु प्रदूषण पे कितना ज़्यादा प्रभाव डालती है ना, वायु को प्रदूषित करती है, जीवों पर कितना खतरनाक प्रभाव होता है। तीसरा आता है परमाणु परीक्षणों के द्वारा। अपन को पता है अभी जो विकसित देश हैं उनमें होड़ मची हुई है कि परमाणु जो परीक्षण करते हैं, इसमें परमाणु परीक्षण जितने विकसित देश है ना, जैसे जर्मनी है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि ने कर चुके हैं। इसी सीरीज में अब जो जितने भी जो विकासशील देश है, जैसे अपने भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ये भी परमाणु परीक्षण करते हैं। तो इन जो वायु परमाणु परीक्षण से हानिकारक जो रेडियोधर्मी कण होते हैं उनकी संख्या वातावरण में बढ़ जाती है, और ये रेडियोधर्मी जो कण होते हैं ये प्राणियों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, हमारे जीनों पर घातक प्रभाव। ये रेडिएशन होती है कभी ख़त्म नहीं होती है, ये हमारे जीन होते हैं उनको डायरेक्ट इफेक्ट करती है, हमारे जीनों पर इफेक्ट करती है। इससे क्या होती है, जो शारीरिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई गर्भवती जो स्त्री है तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है उसके विकलांगता उत्पन्न होती है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रभाव है। रूस में जैसे ये बता रहा है कि रूस के चेरनोबिल परमाणु बिजली घर में एक दुर्घटना हुई, नाभ के जनित वायु प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो गया था, जिससे आसपास क्षेत्र काफी प्रभावित हुए और आज भी उसका असर अब वहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद बिजली के जनरेटरों द्वारा, आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हर साल प्रति वर्ष 1 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है, उससे गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी के बढ़ने से जो संसाधन उनकी बढ़ रही हैं, पंखे हैं, कूलर है ना, ये बढ़ रहे हैं। तो इनको चलाने के लिए कई बार लाइट चले, जनरेटरों का उपयोग करते हैं। एसी है तो जनरेटरों का उपयोग करते हैं। जनरेटर भी ऐसे नहीं चलते, आपको पता है ईंधन से चलते हैं। ईंधन कैसे चलेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने जो हानिकारक जो गैसें हैं वो वातावरण में छोड़ेंगे, उससे क्या हो, ध्वनि के साथ साथ में क्या वायु प्रदूषण भी होता है। इससे निकलने वाले धुएं से जो श्वास रोग प्रभावित हो जाता है, चिड़चिड़ापन भी पैदा होता है। इस प्रकार से कई इसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद बात करें वायु प्रदूषण के जो मुख्य कारक है वो कौन कौन से हैं, मतलब इसके एयर पोल्यूटेड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जो मिली हुई होती है जिनसे वायु प्रदूषण होता है, वो कौन कौन से देखिए। गैसेस है, घरों तथा कारखानों से ईंधन जलने से उत्पन्न होने वाली जो गैसें मुख्यतः वायु प्रदूषित करती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, H2S है ना, जो वातावरण मिलकर वायु प्रदूषित करती है, हानिकारक प्रभाव डालती है। अन्य रसायन जैसे जैसे गैस अवस्था में नहीं होते परंतु विभिन्न, जैसे कोयला, तेल भट्टियाँ, कांच बनाने वाली कारखाने, रिफाइनरी, स्टील प्लांट, मोटर वाहन, फर्टिलाइजर प्लांट, विद्युत उत्पन्न करने वाले प्लांट से निकलने वाले रसायन जैसे आर्सेनिक, बेंजीन, कैडमियम, क्लोरीन, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, मैंगनीज, निकल, लेड आदि वायु प्रदूषण मुख्य कारक है जो अत्यंत घातक होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये गैस अवस्था में नहीं होते लेकिन ये अपनी जैसी भी अवस्था में होते हैं, ये वातावरण में मिलकर ये वायु को प्रदूषित करते हैं और हानिकारक प्रभाव डालते हैं जीवों के ऊपर। इसके बाद कणिकीय पदार्थ, जो ठोस कणिकीय पदार्थ होते हैं, आपको पता है ठोस द्रव्य व्यवस्था में हो सकते हैं, उड़ते हुए धूल के कण होते हैं, या और किसी भी चीज़ के, जैसे कोई भी प्रकार की फिल्ट्रेशन हो रही है ना, तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल जो होके वातावरण में आ जाते हैं और वो वातावरण प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है, अब इससे होता क्या है, वायु प्रदूषण से होता क्या है, तो वायु प्रदूषण दुष्प्रभाव पता है, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो मानव के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण स्वादिक प्रभाव मानव के श्वसन तंत्र पर पड़ता है, क्योंकि आदमी सांस लेता है, सांस कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा होता है, श्वसन तंत्र होता है। और श्वसन तंत्र से जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं, श्वास संबंधी रोग, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का नाम मतलब है श्वास की नलियों का सिकुड़ जाना, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके बाद आता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है, जो पत्थरों की खाने होती है, पत्थर की खानों में जो मजदूर काम करते हैं तो उनके जो लंग्स होते हैं, लंग्स के जो वायु कुपिकाएँ होती है ना, उनके अंदर जाके ये जो कण होते हैं जम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होते हैं, जम जाते हैं। कौन जम जाते हैं, ये पत्थर के जो कण होते हैं ना, जो सिलिका में इसमें काम करते हैं, जो
खदानें होती हैं उनमें जो मजदूर काम करते हैं, पत्थरी खदानें उनमें, तो ये क्या होते हैं कि ये जो कण होते हैं ये जाके जो वायु कुप्पिकाएँ होती है, जो आपको पता ही है श्वसन तंत्र की जो इकाई होती है वहाँ पे जाके ये जम जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ना, आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, O2 तो अंदर चली जाती है और CO2 यहाँ से यहाँ पे इस प्रकार से आती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गैसों का आदान प्रदान होता है वायु कुप्पिका में, वो नहीं होता है। वायु गैसों का आदान प्रदान, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। सिलिकोसिस के पेशेंट का कोई इलाज भी नहीं आपको होता है ना। इसको राज्य सरकार क्या करते हैं, इसको विशेष अनुदान देते हैं उनको पेंशन प्लान भी अपने गवर्नमेंट ने चालू कर रखा है कि उसको पता है कि इसका कोई इलाज तो है नहीं सिलिकोसिस का, एक बार कोई परेशानी हो जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा वो आदमी प्रभावित। निमोनिया आपको पता है, इसमें ब्रोंकाइटिस होता है ना, श्वास की जो नलियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है। गले के दर्द हो सकता है, गले में फेफड़ों का कैंसर आदि भी हो सकते हैं इसमें। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो इसमें जो कारक आता है, या जो दूसरी जो है वो SO2 और NO2 की अधिकता से कैंसर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता से कैंसर और हृदय रोग, उससे मधुमेह भी हो सकता है। एम्फीसीमा भी हो। एम्फीसीमा क्या होता है, आप याद रखना कि इसमें जो मैंने से वायु कुप्पिका बताई थी, तो उसके क्या होता है, ये क्षेत्रफल जो होता है वो एक्सचेंज गैसेज का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होता है, जिससे गैसेज होती है वो आदान प्रदान नहीं होता है। धूम कोरा जो ओजोन PAN आपको पता ही है, PAN अपने नाम पहले भी आया था, परऑक्सी एस्टल नाइट्रेट तथा NO का समिश्रण है। अत्यंत हानिकारक जो भूरी वायु, ब्राउन एयर भी कहते हैं इसको, पौधों, पर्णों, मानव में, फेफड़ों में रोग करता है। वाहनों में धुएं में सम्मिलित सीमा मानव के यकृत, आहार नलियों, हड्डियों को गलना जैसे रोग के कारण भी होता है। पत्र पीसने के कारणों में जैसे अपने बताया सिलिकोसिस नाम का रोग ये हो जाता है। अपन ऊपर की बात की सिलिकोसिस क्या होता है, सिलिकोसिस नाम हो जाता है। इसके बाद आता है वनस्पति पर क्या प्रभाव होता है। ये तो जीवों पर प्रभाव होता है, जीवों पर विभिन्न रोग थे। वनस्पतियों पर इसका क्या प्रभाव होता है, वनस्पति पर वायु प्रदूषण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। कई है जैसे प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो कम हो जाती है, पत्तियां गिर जाती है, SO2 की पत्तियां रंगीन तथा काली हो जाती है ना, रंगहीन हो जाती है। पुष्प कलियां झड़ जाती है, फल विकसित नहीं होते हैं। जंतुओं पर क्या पड़ता है, कीटों में बहुत हानिकारक होता है वायु प्रदूषण। मधुमक्खी जो होती है, शलभ आदि होते हैं, मर जाते हैं। इसके बाद आता है ओजोन के ऊपर क्या प्रभाव होता है। ओजोन परत के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, ओजोन परत है जो अपनी सूक्ष्म परत है, उस पर क्या प्रभाव होता है। ओजोन पर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, UV रेज क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो रक्षा करती है, परंतु क्लोरीन, फ्लोरीन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अपन बोलते हैं, उनकी अधिकता से क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में, रेफ्रिजरेटर, AC में यूज़ किए जाते हैं। इससे क्या होता है, O3 जो ओजोन स्तर उसको हानि पहुंचती है। ओजोन स्तर हानि पहुंचती है तो क्या होती है, UV रेडिएशन सीधी की सीधी पृथ्वी पर आ रही है, जिससे क्या होता है, जीवों को हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। वायुमंडल में CO2 की अधिकता से भूमंडल का तापमान बढ़ता रहता है, इसको ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं। इससे जैवमंडल और जैवमंडल पर व्यापक प्रभाव होते हैं। SO2 की अधिकता से आंखों में जलन होती है, वैश्विक ताप में बढ़ोतरी हो जाती है। CO2 की अधिकता से है ना, CO2 की अधिकता से क्या आंखों में जलन भी होगी, इससे क्या तापमान बढ़ोतरी हो रही। ग्रीन हाउस नाम क्यों दिए, आपको पता होगा कि आपने खेतों में कभी देखा होगा एक ग्रीन सा इस प्रकार से जो ये लगाया होता है प्लांट्स के ऊपर। उसका फायदा क्या होता है, आपने कई खेती करते हुए देखा होगा, उसमें ग्रीन सा बड़ा सा ऐसे तिरपाल होता है या प्लास्टिक का जो कवर होता है वो तान के रखते हैं ना, स्पेशली सर्दियों में ये किया जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ का अंदर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है और बाहर का तापमान होता है कम होता है ना। तो इससे क्या होता है, ये टेम्परेचर यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो CO2 होती है वो क्या होती है, भूमंडल का तापमान बढ़ाती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इससे आपको व्यापक दुष्प्रभाव होता है। और CO2 की अधिकता से आंखों में जलन हो जाती है। ये यदि ज़्यादा प्रदूषण वाले शहर होंगे तो आप देखोगे वहाँ पे जलन होने लग जाती है ना। तो वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है। अम्लीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लीय वर्षा पर ध्यान देना। अम्लीय वर्षा क्या होती है, कई बार पूछा गया है अम्लीय वर्षा, है ना। तो अम्लीय वर्षा की बात करें तो SO2 है, NO2 है, अधिकता से याद रखना। अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होती है, SO2 और NO2 की अधिकता से होती है। दोनों एसिड है और ये घुलकर जब दोनों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये घुलकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। ये क्या करते हैं, पृथ्वी पर गिरने के बाद क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा के जो वन होते हैं, पौधे उनको नष्ट करते हैं। साथ साथ में जो ऐतिहासिक जो इमारतें होती है, किला वगैरह होते हैं, उनको भी क्षतिग्रस्त, क्यों, एसिड तो क्या करेगा, क्षरण करेगा। तो उससे क्या हो जाए, उन इमारतों को भी नुकसान पहुँचता है। इसके बाद आता है इसका नियंत्रण कैसे किया जाए। जो वायु प्रदूषण है उसका नियंत्रण कैसे किया जाए।
मोटर वाहनों की अधिकता से जो जंजर जो मोटर वाहन है उनको चलने से, जैसे दिल्ली में जैसे बोल दिया गया है कि यहाँ पर पुराने वाहन नहीं चलेंगे, तो उससे क्या होता है, पुराने वाहन जो होते हैं वो ईंधन का जो पोल्यूशन होता है उनसे ज़्यादा होता है। तो पुराने वाहनों को कैसा कानून बनाया जाए ताकि अब नया कानून बन गया, आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले आया था 31 जो मार्च, उसके बाद जो 4 स्ट्रोक इंजन जो चल रहा था, है ना, उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, है ना, परिवर्तन किए हैं। अभी नए मॉडल, पहले BS4 चला था, अभी BS6 आ गया है। तो इस प्रकार से जो नए इंजन आए तो उनमें क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। तो ऐसे नए कानून बनते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मत है कि यदि वाहनों में प्रतिलोमी उत्प्रेरक लगे हो तो वाहन द्वारा छोड़े गए धुएं की मात्रा को कम किया जा सकता है। प्रतिलोमी उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो प्रदूषण को कम कर देते हैं ना, जो धुआं निकल रहा है उसको क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर देंगे, उसको मतलब क्या करें, कैटलाइज करके, कैटलाइटिक प्रक्रिया द्वारा उसको सरल तत्वों में तोड़ देंगे ताकि प्रदूषण ना हो। दिल्ली में आपको पता है दिल्ली के अंदर सारी की सारी बसें CNG चला दी गई। इसके साथ दिल्ली के वायु प्रदूषण कम करने के लिए आपको पता है जैसे रेल है, जैसे मेट्रो रेल चला दी गई है ताकि बहुत सारी भीड़ एक साथ जाए, सब लोग अलग अलग व्हीकल्स लेके ना जाए। और बसें को विद्युत ऊर्जा से भी संचालित किए जाने का, जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनका भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके साथ 2 स्ट्रोक इंजन जो पहले चलते थे, है ना, वो जो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं उनको हटाकर आजकल 4 स्ट्रोक इंजन चल रहे हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में भी आजकल मॉडिफाई हो गया, जो पहले BS4 चल रहा था, अभी BS6 मार्केट में आ गया, नया इंजन आ गया जो प्रदूषण कम करता है। शहरों में जनरेटर्स को चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नाभ के परीक्षणों में रोक लगा देनी चाहिए। धुआं छोड़ने वाले कारखानों जैसे में ऐसी तकनीक का प्रयोग होना चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो सके। घरों में जो रसोई में गैस चूल्हों या धूम रहित चूल्हे का काम लेना चाहिए। साथ साथ में वायु में कणिकीय प्रदूषण को स्थिर वैद्युतिक अपेक्षित की सहायता से प्रभावी रूप से पृथक किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर्स क्या होता है, इसके अंदर इस प्रकार से एक सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है, जब इसमें मान लो कोई पोल्यूटेंट गुजर रहा है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, यदि कोई पार्टिकल्स है, कणिकीय प्रदूषण कण है, तो ये क्या करते हैं, ये एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है, कण यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें यहाँ पे साइड में इसके जो होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे क्या एयर तो आगे चली जाती है, कण जो होते हैं इसके साथ चिपक जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हवा तो आगे चली जाएगी और कण यहाँ पे रुक जाएंगे। इससे क्या होगा, वातावरण में जो होंगे कण वो फैलेंगे नहीं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है जल प्रदूषण, जो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक अध्ययन कीजिए, अच्छे से अध्ययन कर कीजिए इसका ना, क्योंकि पोल्यूशन से कई क्वेश्चन नीट के अंदर और आगे प्रतिस्पर्धा जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर कई बार पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।